नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल टीवी के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और आज जबकि भारत की अध्यक्षता में होने वाले G20 समिट का दूसरा दिन है, मैं हाजिर हूँ इसकी विवेचना करने के लिए। जी हाँ, विवेचना कुछ लोगों को अच्छी लगती है, कुछ लोगों को बुरी लगती है, लेकिन एक पत्रकार का काम ये होता है कि वो समाज को और राजनीतिक नेतृत्व को आईना दिखाए। एक खुशफहमी में हमेशा जीते रहना ये भी कोई अच्छी बात नहीं होती। जी हाँ, और पिछले 5-6 महीनों से मुझे पता नहीं क्यों ये लग रहा है, मैं पिछले 25 वर्षों से पत्रकारिता में हूँ और आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरी आय का स्रोत पत्रकारिता नहीं है। मुझे पत्रकारिता से धेला भर नहीं मिला है, ना मुझे बीजेपी का सदस्य होने के नाते बीजेपी से 25 पैसे भी मिलते हैं, ना मुझे गाहे बेगाहे कांग्रेस की बड़ाई करने से कांग्रेस से पैसे मिलते हैं, और ना ही मुझे किसी क्षेत्रीय दल से पैसे मिलते हैं। ये निवास जहाँ से मैं आपसे मुखातिब हूँ मेरे अपने पैसे का है, मेंटेनेंस मैं अपने पैसे से देता हूँ, और यहाँ तक कि जो लाइट है वो अगर उसमें 500 से कम पैसे हों तो सुबह के 10 बजे 9:59 पर कट जाती है और उसे फिर से रिचार्ज करना पड़ता है। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ कि जिससे आपको ये ना लगे कि मैं सरकार द्वारा पोषित पत्रकार हूँ औरों की तरह। अब बात G20 की, ना मैं दिल्ली गया और फिर ले देकर वही बात आ रही है कि 25 साल से पत्रकारिता को सेवा मानकर पत्रकारिता करते रहने के बावजूद और पिछले 7 साल के अथक प्रयासों के बावजूद न भारत सरकार की प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो है, वहाँ पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद ना मुझे कभी PIB कार्ड के लिए बुलाया गया ना दिया गया। मैं फॉरेन करेस्पॉन्डेंट क्लब का मेंबर हूँ और ब्लू अरोरा मीडिया और यूरोपियन प्रेस एजेंसी, जिनका हेडक्वार्टर लंदन और जेनेवा में है, मैं उसका दक्षिण एशिया संवाददाता हूँ। इसके नाते उसी फॉरेन करेस्पॉन्डेंट क्लब से मुझे कहा गया कि विदेश मंत्रालय में एक मिस्टर वासुदेव रवि हैं, जिनसे संपर्क करके आप अपना फ़ोन नंबर, ईमेल वहाँ रजिस्टर करा सकते हैं, जिससे विदेश मंत्रालय में हो रही गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे, मीटिंग की, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, एक पत्रकार होने के नाते। इसके पहले से भी जब वहाँ और अधिकारी थे मैं कोशिश करता रहा हूँ, लेकिन उन्होंने नहीं किया ये काम। इसके अलावा मैं आज तक, जब से मेरे ख्याल से 1992 से मैं चिट्ठियां लिख रहा हूं और ये तमाम जगहों पे जाती हैं, राजनीतिक नेतृत्व को जाती। पहले हस्तलिखित लिखता था, फिर 2003 से ईमेल करने लगा, और जब से प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से उनके जो निजी सचिव या एडवाइज़र होते हैं उनके ईमेल पर विदेश मंत्रालय को, गृह मंत्रालय को, तमाम जगहों पे जाती हैं। कई सारे इंडिविजुअल्स को जाती हैं, अमेरिकी सरकार को जाती हैं, रशिया में मेरे अकादमिक दोस्त हैं उनको जाती हैं, दुनिया के कई हिस्सों में जाती हैं। करीब 200 लोग ये ईमेल रिसीव करते हैं। अब कहीं से कोई G20 ने अपनी एक वेबसाइट बनाई है। जी हाँ, ये बात मैं मानता हूँ, उनकी वेबसाइट है और उस पर आपको कोई अब तक 200 के करीब इवेंट्स G20 ने ऑर्गेनाइज की है, काबिल तारीफ़ है। मैं
ईश्वर से कामना करता हूं कि वो सफल रही हों, क्योंकि मैंने अटेंड नहीं किया है। और उसी पर G20 समिट का भी रजिस्ट्रेशन होना था। 3 अगस्त को ये रजिस्ट्रेशन बंद हो गया। उसके बाद भी कई सारे सैकड़ों की संख्या में रजिस्ट्रेशन ना हुए पत्रकारों को मीडिया बैजेज इशू किए गए। ये मैंने व्यक्तिगत अनुभव से आपको मैं बता रहा हूँ। लेकिन मुझे मीडिया बैज नहीं दिया गया। मैं आखिरी मोमेंट तक कोशिश करता रहा, लेकिन मीडिया बैज मुझे नहीं दिया गया। मैंने अपने क्रेडेंशियल्स की कॉपी विदेश मंत्री को, XP डिवीज़न जो विदेशी मीडिया को हैंडल करता है उनको, G20 सेक्रेटरीट में जो शेरपा बने हैं अमिताभ कांत उनको, चीफ कोऑर्डिनेटर हर्षवर्धन सिंगला हैं उनको, और तमाम जगहों पर भेजी। 25 सालों से एक नीट और क्लीन रिकॉर्ड रखने वाले पत्रकार को इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है। खैर, मैं भारतीय जनता पार्टी का भी सदस्य हूँ और कोई पॉलिटिकल लीनिंग होना कोई बुरी बात नहीं है, बशर्ते आप कोई पैसा ना लेते रहे हो। मैं चाराने कहीं से नहीं लेता, ना बीजेपी से, ना कांग्रेस से, ना किसी रीजनल पार्टी से। मैं स्वतंत्र रूप से अपने विचार रखता हूँ। अब आते हैं G20 पे, और जैसा मैं कह रहा था, जैसा मुझे आभास हो रहा है, और ये निष्पक्ष राय है, बगैर, मैं प्रधानमंत्री मोदी की बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ, और ये मेरे रशियन इंटरनेशनल अफेयर्स काउंसिल में लिखे गए लेखों से, टक मैगजीन में लिखे गए लेखों से, ये सब विदेशी पत्रिकाएं हैं, इनमें लिखे लेखों से आपको लग जाएगा, मालूम हो जाएगा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी की निर्भीकता का और उनके कार्यशैली का कितना बड़ा फ़ैन हूँ। लेकिन पिछले 5-6 महीनों से नरेंद्र मोदी जी में तो नहीं, लेकिन उनके एडमिनिस्ट्रेशन में एक खुशफहमी छाई हुई है, और एक किस बात की खुशफहमी है इसका भी नहीं पता चलता। ये अचीवमेंट्स की खुशफहमी है, जो तमाम सारी योजनाएं देश भर में चल रही हैं उसकी खुशफहमी है, या किस बात की खुशफहमी है, और जिसको खुशफहमी होनी चाहिए उसको नहीं है। अमित शाह को ये खुशफहमी नहीं है, आदरणीय नरेंद्र मोदी को ये खुशफहमी नहीं है, विदेश मंत्री जयशंकर को ये खुशफहमी नहीं है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को ये खुशफहमी नहीं है, क्योंकि संसद के अंदर और संसद के बाहर दिए गए वक्तव्यों से कम इन मंत्रियों और आदरणीय प्रधानमंत्री के अंदर वो खुशफहमी नहीं दिखती। वो धरातल पर खड़े हैं, और शायद इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इतने अच्छे से काम कर रही है। लेकिन उनके एडमिनिस्ट्रेशन में ये खुशफहमी कैसे आ गई है ये मैं नहीं समझता। तो अब बात आते हैं G20 की और पिछले 5-6 महीनों की। ये खुशफहमी कई चीज़ों को नज़रअंदाज कर दे रही है, धरातल से दूर ले जा रही है, ना सिर्फ देश में बल्कि विदेश में। बात G20 समिट की तो मैं इसकी तुलना एक विवाह से करता हूँ। ये ऐसा विवाह जिसमें दूल्हे और दुल्हन के बीच आपसी रजामंदी या मतैक्य ना हो, लेकिन दूल्हे के घर वाले और दुल्हन के घर वाले एक भव्य शादी कर रहे हों, मेहमानों के लिए 5 स्टार होटल में कमरे बुक हों, मंडप अच्छे से सजाया गया हो, मेहमानों को महंगे महंगे गिफ्ट दिए जा रहे हों, जहाँ फेरे लेने हैं वहाँ पर बहुत अच्छी साज सज्जा की गई हो, सड़कों को खूब अच्छे से सजाया गया हो, और शादी हो जा रही हो, और लगे हाथ कोर्ट मैरिज भी हो जा रही हो, दोनों दूल्हा दुल्हन उस पर दस्तखत भी कर दे रहे हैं, और ऐसा दिखाया जा रहा है कि सबकी रजामंदी है। लेकिन सुहाग रात के दिन जब दूल्हा दुल्हन मिलते हैं तो उनमें कोई मतैक्य नहीं होता, उनमें कोई आपसी समझ नहीं होती, वो एक दूसरे से खिंचे होते हैं।
तो ये G20 समिट कुछ उसी तरह है। पिछले 200 से ज़्यादा हुई इवेंट्स में वेस्टर्न ब्लॉक यानी अमेरिका, यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली, इन सब की सिर्फ और सिर्फ एक कोशिश रही है कि रूस के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव युक्त संयुक्त बयान जारी किया जाए, और इसके अलावा इससे कम में वो कुछ मानने को तैयार नहीं हो रहे थे। नतीजतन कोई साझा बयान जारी नहीं हो सका जो 200 मीटिंग्स और इवेंट्स हुए। किसी G20 की सफलता एक सर्वसम्मति से बनाए गए ज्वाइंट डिक्लेरेशन पर होती है। आप तामझाम कर लें, आप विदेशी पत्रकारों को आने जाने का किराया दे दें, मजमा लगा ले, IMF से लोगों को बुला ले, वर्ल्ड बैंक से लोगों को बुला ले, यूनाइटेड नेशन से लोगों को बुला ले, WHO से लोगों को बुला ले और दिखाएं कि देखिए जी हमारी कितनी बड़ी तैयारी है, हमने पिछली G20 से 7 गुना ज़्यादा खर्च किया है। आप मोबाइल फ़ोन की जगह मैं कहता हूँ सोने के सिक्के से तौल दें, तराजू में बिठा के, लेकिन इसकी सफलता होती है सर्वसम्मति से दिए गए साझा बयान पर। बाली में जो डिक्लेरेशन, जो पिछला G20 हुआ था इंडोनेशिया में, उसमें रशिया की कड़ी भर्त्सना की गई थी, और यकीन मानिए रशिया ने जो भी कह रहा हो, मेरे रशिया से भी हित जुड़े हुए हैं निजी। मैं रशियन गवर्नमेंट का फेलो हूँ, मुझे स्कॉलरशिप मिल सकती है, और एक बार नहीं मैं 3 बार रशियन गवर्नमेंट की फेलोशिप का विजेता हूँ। 2020-21 में, 2021-22 में और 2022-23 में, और रशिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी से मुझे इसका फेलोशिप करने का मौका मिला है। लेकिन रशिया भले ही कहता हो कि ये यूक्रेन के रशिया प्रभावित कल्चरली क्षेत्रों में रशिया की मिलिट्री एक्सरसाइज है, और वेस्ट से इसे रशियन इन्वेजन मानता रहा हो। यही सबसे बड़ा मुद्दा है आज, क्योंकि इसी की वजह से दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर खड़ी है। वैश्विक इकोनॉमी तहस नहस हो चुकी है और भूसे के ऊपर लीपा जा रहा है। नौकरियां खत्म होती जा रही हैं। 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, 50-50 हज़ार की संख्या में लोग निकाले जा रहे हैं। तबाही मची हुई है। ऐसे में इतने महंगे महंगे आयोजन करा के रशिया के बारे में सिर्फ ये कहना कि किसी अन्य देश की सॉवरेनिटी को चैलेंज करना अच्छी बात नहीं है। तो इससे अच्छा तो बाली डिक्लेरेशन में हुआ था, रशिया की कड़ी भर्त्सना की गई थी और कहा गया था कि सेनाएं वो अपनी वापस बुलाए तुरंत। इस डिक्लेरेशन में लोग शेरपा की बड़ाई कर रहे हैं, अमिताभ कांत की बड़ाई कर रहे हैं, कोई किसी और की बड़ाई कर रहे हैं, किसी और की ज्वाइंट डिक्लेरेशन 100 पहले ही दिन आ गया। अरे इतनी जल्दी क्या थी? ज्वाइंट डिक्लेरेशन तो समिट जिस दिन ख़त्म होती है उसके दौरान आता है शाम को। किस तरह का दबाव था कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन आनन फानन में लाना पड़ा, और उसमें सिर्फ 2-3 पैराग्राफ रशिया के बारे में। हो सकता भारत के निजी हित जुड़े रहे हों, रशिया से तेल खरीदता हो या जो भी है, मुझे इतना डिटेल में नहीं पता। लेकिन जो बाइडेन, ऋषि सुनक, एंथोनी अल्बनीज, इमैनुअल मैक्रॉन, जस्टिन ट्रूडो, इन सब की एक ही इच्छा थी कि रशिया के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव, सेंसर मोशन इस ज्वाइंट डिक्लेरेशन का हिस्सा बने, जो नहीं हो पाया है। तो
तो ये कहना परसेंटेज में ज्वाइंट डिक्लेरेशन की सक्सेस मापी जा रही है, 100% सक्सेस है जी। अरे परसेंटेज नहीं होता, सफलता इस बात की है कि सबके हर मेंबर कंट्री के बिंदुओं को इसमें शामिल किया जाए, जो इसमें नहीं है, क्योंकि वेस्टर्न ब्लॉक की सिर्फ और इससे कम कुछ भी नहीं यही इच्छा थी कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन में सेंसर मोशन, निंदा प्रस्ताव रशिया के खिलाफ इसका हिस्सा बने और कड़े शब्दों में रशिया के एक्शन की भर्त्सना की जाए। ऐसा इसमें नहीं है, आई वॉश है। अब इसके बाद ये मैंने निष्पक्ष, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ये मैंने निष्पक्ष राय रखी है। 50 लाख लोग जो निर्वासित हुए हैं यूक्रेन से, उनके जीवन पर जो संकट आया है, यूक्रेन में जो आम जनता की तबाही हुई है, जो मारे गए हैं और जो वहाँ युद्ध का माहौल बना हुआ, जिससे पूरा विश्व भी विश्व युद्ध में लग सकता है, उससे भारत भी अछूता नहीं रहेगा। ऐसे में इस ज्वाइंट लीडर्स डिक्लेरेशन जिसे कहा जा रहा है, इसकी अहमियत क्या है, इसके बारे में अगर कोई जो बाइडेन से पूछे, ऋषि सुनक से पूछे, एंथोनी एल्बनीज से पूछे, इमैनुअल मैक्रोन से पूछे, जस्टिन ट्रूडो से पूछे, जिन्होंने कभी ये कहा था कि ज्वाइंट डिक्लेरेशन में निंदा प्रस्ताव से कम कुछ भी नहीं स्वीकार्य होगा, इस ज्वाइंट डिक्लेरेशन पर सहमति कैसे बनी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं अभी भी निष्पक्ष हूँ, अभी भी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ, तटस्थ। मैं फिर कहता हूँ, मुझे कोई पैसा कहीं से नहीं मिलता। मुझे जो अर्निंग हुई है वो अपने शैक्षिक कार्यों से हुई है या सलाह देने के कार्यों से हुई है। पत्रकारिता से मुझे धेला भर भी नहीं मिला, लेकिन मैं 25 सालों से पत्रकारिता कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। साइंस में मेरी रुचि है, अंतरिक्ष विज्ञान में विशेषकर। 7 बार मैं नासा से सर्टिफाइड हूँ, 3 महीने का कोर्स किया है। 7 साल तक नासा के एस्से कंपटीशन को भारत के पिछड़े इलाकों में और भारत के स्कूल जो विदेशों में हैं वहाँ पर मैंने रन किया है। 2500 सर्टिफिकेट बांटे हैं बगैर किसी आर्थिक लाभ के। 52 रिसर्च पेपर हैं, 32 किताबें हैं, 2000 से ज़्यादा लेख हैं। उसके बाद मैं आपको एक निष्पक्ष राय इस ज्वाइंट लीडर्स डिक्लेरेशन पर दे रहा हूँ। तो ये बातें मुझे शेयर करनी थी। अगला एपिसोड जब हो किसी और मुद्दे पर, तब तक दीजिए विदा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।